गुड मॉर्निंग क्लास। इसके पहले हमने ततारा वामिरों की कथा का पार्ट 1 पढ़ा था। अब हम आपके सामने उसके ततारा वामिरों की कथा का पार्ट 2 लेकर आए हैं। का भाग 2 यानी पार्ट 2 लेकर आए हैं। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि वामिरों की गीत की ध्वनि सुनकर के ततारा कैसे वहाँ तक आया और वामिरों के नाम बार बार पूछ रहा था, पर वामिरों उसके प्रश्न का जवाब नहीं दे रही थी और वामिरों नाम बता करके वो अपने गांव की तरफ लौट गई। उसके बाद ततारा ने वामिरों से पूछा था तो वामिरों ने कहा कि मेरा नाम वामिरों है और बोलते हुए चली आई और उसने कहा कि शायद कभी नहीं अब मिलेंगे। उसके बाद वामिरों ने अनन्य मनस्कता पूर्वक कहा और झटके से लपाता की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। वामिरों के गांव का नाम लपाती था और वो एकदम बेमन से रूठली व्यवहार करके उससे और वो कह के चली गई, नहीं शायद अब हम कभी नहीं मिलेंगे। ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। ततारा ने जो प्रश्न पूछा था वामिरों से, वो वाक्य उसके कानों मन में भी गूंज रहे थे। वामिरों, मेरा नाम ततारा है। ततारा ने कहा कि वामिरों, मेरा नाम ततारा है। मैं कल इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूँगा, तुम्हारी बाट जोहूँगा। बाट मतलब होता है रास्ता, राह। जब हम किसी की का इंतज़ार करते हैं, किसी की प्रतीक्षा करते हैं, तो हम कहते हैं कि हम तुम्हारी बाट जोहेंगे। तो ततारा ने भी कहा कि मैं तुम्हारी बाट जोहूँगा, तुम जरूर आना। वामिरों रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामिरों घर पर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। मतलब लेखक कहना चाहते थे कि वामिरों ततारा के से मुक्त नहीं होना चाहती थी, वो भी ततारा के बारे में सोचना चाहती थी, लेकिन उसकी छटपटाहट ऐसी थी और वो झूठे ही उसे मुक्त होने के लिए छटपटा रही थी। एक झल्लाहट में, जब कुछ समझ में नहीं आया तो एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। कभी कभी होता है ना, हम किसी चीज़ को सोचना नहीं चाहते, पर बार बार वो बातें हमारे मन और मस्तिष्क में चलती रहती हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपना ध्यान कहीं और पे लगाएं ताकि हमें वो बातें याद न आए। वामिरों भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रही थी। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा यानी विनती करता हुआ चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता था। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसने कल्पना में एक अद्भुत साहसी युवक था। वामिरों के कल्पना में जैसे होता है ना कि लड़कियां चाहती हैं ना कि जिससे मेरी शादी हो, विवाह हो, या फिर लड़के भी जिससे मेरी विवाह हो, तो उसकी एक फ़ोटो, एक मतलब एक आकृति उसके दिमाग में बन ही जाती है पहले से ही। तो उसी तरह से वामिरों के ही कल्पना में एक उसी तरह के अद्भुत युवक साहसी की कल्पना थी, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था, अतएव उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस कहानी में कि ऐसी प्रथा थी कि उस गांव में, लपाता गांव में, उसी गांव के युवक से वहाँ की युवतियों का विवाह होता था। तो वामिरों ने ये सारी चीज़ें सोच करके और उसको ततारा को भूल जाना ही अच्छा समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचना की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबायु दिन गुजरने लगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, आँच रहित की बात कर रहा है कि मतलब जिसमें कोई रोक टोक ना हो, है ना, तो उसी तरह की बात कर रहा है। और उस दिन को भाई किसी की प्रतीक्षा जब हम करते हैं तो वह ऐसा लगता है कि ये दिन कितना बड़ा हो गया है, काटे नहीं कटता। ठीक वही स्थिति वामिरों की भी थी।
शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसी पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित भी। दिन में ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामिरों की प्रतीक्षा के एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी कि अगर वह नहीं आई तो। उसके मन में एक प्रश्न भी चल रहा था कि यदि वामिरो नहीं आई तब क्या करूँगा मैं। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। भाई ततारा एक इंतज़ार ही तो कर सकता था, वो आएगी नहीं आएगी ये उसका कोई निर्णय नहीं कर सकता था। बस एक ही आस की किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी कभी डूब सकती थी। वह बार बार उसी रास्ते के पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के सहसा यानी अचानक नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई थी और कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घर में थी और वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना नहीं भूलती थी। तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई, यानी रुक गई। दोनों शब्दहीन थे। भाई दोनों के लिए एकदम ये विचार के लायक नहीं था। एकदम मतलब सोच से परे था कि हम शायद मिल भी पाएँ और मिले तो आगे ऐसे मिलते भी रहेंगे या नहीं। तो दोनों शब्दहीन थे, दोनों के पास कुछ शब्द नहीं थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया। अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई। उसकी चेतना मानो अचानक से जाग गई और घर की तरफ दौड़ी। ततारा वहीं खड़ा था, निश्चल निशब्द। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्मेष ताकते रहते। निर्विमेष मतलब बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी लालच के, बिना किसी इसके उसको ताकते रहते थे। बस भीतर समर्पण ही था जो अनवरत गहराता रहता था। अनवरत यानी हमेशा दिन प्रतिदिन एक दूसरे के लिए उनका प्रेम जो था वो बढ़ता ही जा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबरें हवा की तरह बह उठी। वामिरो लपाती गांव की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। इसमें लेखक ये कहना चाह रहे थे कि दोनों का जो प्रेम था, आपसी प्रेम था, वो एक दूसरे के लिए बढ़ता ही जा रहा था। और उस लपाती गांव के कुछ युवकों ने इन मूक यानी बिना बोले, मूक मतलब होता है गूंगा, ठीक है, तो बिना बोले बिना किसी उस प्रेम की चर्चा गांव में करने लगे। लेकिन वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का मिलना असंभव था उस गांव के नियमानुसार। अब तक के लिए धन्यवाद। आगे का भाग हम अपनी अगली वीडियो में लेकर प्रस्तुत होंगे, जल्दी हाजिर होंगे। धन्यवाद।